हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैटर, पदार्थ। तो आज हमारी इस टॉपिक की ये 16वीं क्लास है। अब तक हमारी 15 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो हमारी लास्ट कल की क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं उसके बारे में बताती हूँ, फिर हम अपनी आज की क्लास पर आएंगे। कल हमने पढ़ा था एवोपरेशन के बारे में, वाष्पीकरण के बारे में, कि वाष्पीकरण क्या होता है और किस प्रकार से किसी भी के द्वारा वाष्पीकरण किया जाता है या फिर होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, हमने वो सब जान लिया था। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि कोई भी जो लिक्विड है, कोई भी द्रव है, तो वो क्या है, जो उसके वाष्पीकरण है, जो उसका एवोपरेशन है, वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, देन सेकेंड इज सरफेस एरिया, फिर थर्ड इज ह्यूमिडिटी एंड लास्ट वन इज विंड स्पीड। ठीक है, तो हमने इतना कल पढ़ लिया था। अब जो ये 4 फैक्टर्स हैं इनके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? जो हमारे ये 4 फैक्टर्स हैं, कौन से? टेम्परेचर, जिसको हम हिंदी में तापमान बोलते हैं, दूसरा है सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र, चौथा है ह्यूमिडिटी, नमी, पांचवा है विंड स्पीड या फिर हवा की गति। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? टेम्परेचर। क्या आता है सबसे पहले? टेम्परेचर, तापमान। तो किसी भी लिक्विड का, कोई भी द्रव जो है, कोई भी लिक्विड है, तो उसका जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो एवोपरेशन की दर है, वाष्पीकरण की जो दर है, तो वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। तो चलिए हम जानते हैं अब। द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। मतलब कि द्रव का तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे हमने कोई द्रव है, उसको गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो वो गर्म हो रहा है, धीरे धीरे क्या है, वो वाष्पीकृत भी हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उसका जो हम तापमान बढ़ा देंगे, तो जो वाष्पीकरण की दर है, जो वाष्पीकरण हो रहा है, जैसे ही हम उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जो वाष्पीकरण की दर है साथ के साथ वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, वो भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे किसके बारे में बताया गया है? आगे बताया गया है कि सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, द्रव का सतह क्षेत्र। मतलब कि अगर हम किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, तो जो वाष्पीकरण है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि ये देखिएगा, ये कोई ग्लास मान लीजिए, इसके अंदर लिक्विड है, और ये एक कटोरी मान लीजिए, उसके अंदर लिक्विड है। तो ये जो लिक्विड है, कटोरी मान लीजिए, प्लेट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो इसके अंदर लिक्विड है, तो जो इसका वाष्पीकरण होगा ना, तो ग्लास के कंपैरिजन में जो कटोरी का लिक्विड है वो जल्दी वाष्पीकृत होगा, जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया हमने इंक्रीज कर दिया है और इसका सरफेस एरिया इसके कंपैरिजन में कम है। अगर हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे, किसी और बड़े बर्तन में ले लेंगे, तो फिर क्या है, और जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सो इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड एक्सपोज्ड टू द एयर इज इंक्रीज्ड, द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज। चलिए अब हिंदी में समझते हैं इसका मतलब क्या है। हिंदी में इसका मतलब है कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसलिए यदि हवा के संपर्क में आने वाले द्रव का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है तो द्रव के वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम किसी भी द्रव का जो उसका सतही क्षेत्रफल है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, तो साथ ही साथ क्या होती है, जो वाष्पीकरण की दर है, एवोपरेशन की जो रेट है, वो भी साथ के साथ क्या हो जाती है? साथ ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। क्या बताया गया है आगे? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। चलिए इसमें जानते हैं, इसमें क्या कहा गया है? जो हवा की नमी। तो इसमें बताया गया है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी।
जो वायु में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता नामक पद से निरूपित करते हैं। मतलब हमारे आसपास जो एयर है, जो हवा है, तो उसमें क्या है, हवा में नमी भी होती है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं, नॉर्मल सी बात है, सबने हमने पढ़ाई है ये। तो जो हवा के अंदर जो नमी रहती है ना, जो हवा की उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा रहती है हवा के अंदर, वायु के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसको हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादा क्या है, बारिश वगैरह पड़ गई तो मौसम थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है। तो वो किस वजह से होती है कि जो जल वाष्प होती है, जल वाष्प की मात्रा जो हमारे एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में कम हो जाती है और जो सर्दी के दिन होते हैं तब और भी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन भी ड्राई होने लगती है। जब विंटर्स आते हैं तो हमारी स्किन भी क्या होने लगती है, ड्राई होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे आसपास एयर है उसमें जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, उसमें कमी हो जाती है, जिस वजह से हमारी स्किन क्या होती है, ड्राई हो जाती है। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ एवोपरेशन इज हाई एंड वाटर एवोपरेट्स मोर रैपिडली। मतलब कि जब हवा की जो नमी है कम होती है तब वाष्पीकरण की जो दर है अधिक हो जाती है और जल अधिक आसानी से वाष्पित हो जाता है। अब समझिएगा क्या होता है, गर्मी में हमने कपड़े सुखाए और सर्दी में हमने कपड़े सुखाए, सूखने के लिए हमने तार पे डाल दिए, तो हम क्या देखेंगे, सॉरी सर्दी में नहीं, जो हमारा बरसात का मौसम होता है उसमें भी हमने कपड़े सुखाए और हमने गर्मियों के मौसम में भी कपड़े सुखाए, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जब हम गर्मियों में कपड़े सुखा रहे हैं तो क्या है, गर्मियों में बरसात के मौसम के से कंपेयर करें तो जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम होती है और बरसात के मौसम में हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, किसके कंपैरिजन में, बरसात के मौसम के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ मैंने सर्दी का नाम इसलिए नहीं लिया है कि सर्दी में कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती है, बाकी आपको समझाना था इसलिए मैंने गर्मियों वाला मौसम ले लिया और कौन सा मौसम ले लिया, जो बरसात का मौसम है वो ले लिया, तो इससे आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या कहा है। आगे कहा है व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई देन द रेट ऑफ एवोपरेशन इज लो एंड वाटर एवोपरेट्स वेरी स्लोली। जब वायु में आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की जो दर होती है कम होती है तथा जल बहुत धीरे धीरे वाष्पित होता है। जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जब क्या है बरसात के मौसम में हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, तो कपड़े देरी से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी हवा है, जो हमारी वायु है, उसके अंदर क्या है, जल वाष्प है वो ज़्यादा है, तो इसलिए जो वाष्पीकरण होता है जल का, जो जल वाष्पित होता है वो धीरे धीरे होता है। किसके कंपैरिजन में? जब नमी कम होती है उसके कंपैरिजन में। अगर नमी कम है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, हवा के अंदर अगर नमी कम है तो आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और अगर हवा के अंदर आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि विंड स्पीड, जो हवा की गति है, उसके हवा की गति के हिसाब से जो द्रव के अंदर वाष्पीकरण होता है, किसी भी लिक्विड के अंदर वाष्पीकरण होता है, वो किस प्रकार से होता है, वो किस रूप में होता है, चलिए वो जानते हैं अब। ठीक है, तो इसमें कहा गया है द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग विंड स्पीड। मतलब कि वायु की गति में वृद्धि के साथ द्रव के वाष्पीकरण में क्या हो जाती है, वाष्पीकरण की दर में भी वृद्धि हो जाती है। अब नॉर्मल हवा चल रही है, नॉर्मल एयर चल रही है, तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, लेकिन कम होगा। जैसे ही हवा तेज चलनी शुरू हो जाएगी, गर्मियों के दिनों में जब लू चलती है, अगर मान लीजिए वो हवा ही तो चल रही है, तो गर्मियों के टाइम में, मई जून के टाइम में लू चल रही है और वैसे नॉर्मल हवा चल रही है वैसे मौसम में, तो जो वेपर्स हैं, जो वाष्पीकरण होगा,
जो वाटर वेपर्स का, वो कब क्या होगा, दोनों के कंपैरिजन में कब ज़्यादा होगा, जब लू वाले टाइम में, क्योंकि हवा की जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है, लेकिन नॉर्मल जो हवाएं चलती हैं उसकी स्पीड इतनी नहीं होती है, तो उसके कंपैरिजन में कब तेज़ होगी, जब क्या होगा, हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, तो तब भी क्या होगा, जो वाष्पीकरण की दर है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, उसकी दर में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे 4 फैक्टर्स, क्या थे, हमारे 4 फैक्टर्स थे जिस वजह से जो वाष्पीकरण है, जो एवापोरेशन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इन 4 फैक्टर्स से, तो हमने वो जान लिया। अब कल की क्लास में हम क्या जानेंगे आगे, मैं ये जो टॉपिक था ये यहीं कंप्लीट कर देती, कल हमारे क्या जो एलिमेंट और कंपाउंड है हम कल की क्लास में चाहे वो स्टार्ट कर देते, बट क्लास लंबी हो जाती, तो इसलिए कि कल की क्लास और लगेगी इस टॉपिक को कंप्लीट होने के लिए। तो कल हम क्या जानेंगे कि जो एवोपरेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण के कारण जो हमारा पानी है मटके के अंदर डालते हैं, वो ठंडा किस रूप से हो जाता है, या हमको जब पसीना आता है तो हमें ठंडा ठंडा किस वजह से लगता है, या फिर हम गर्मियों में कॉटन कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, वो सब चीज़ें हम कल की क्लास में जानेंगे। ठीक है गाइज, तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी और समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट साइंस, या कह सकते हैं कि कंप्लीट जीएस पढ़ सकें। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं तीसरा सब्जेक्ट भी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट वो भी स्टार्ट कर दूंगी, अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम के लिए इस पर तैयारी की जा रही है, मैं कंप्लीट डिटेल में पढ़ा के चल रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप कल की क्लास में।